हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आप सभी की तैयारी के लिए, आप सभी का साथ देने के लिए पूरे जोश के साथ में तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए हज़ार क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करके लाए हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चंस आने हैं तो आने ही है। यानी यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम्स जो चल रही हैं, उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं मान के चलिए कि मैं इस बात का पुख्ता आप लोगों से दावा करता हूं कि यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे और ये पूर्ण विश्वास के साथ में है। आप लोग जब स्वयं इन क्वेश्चंस को का रिवीजन करेंगे, इन्हें देखेंगे, तो आपको खुद को इस चीज़ का आभास हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि वास्तव में ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो समय खराब नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग अगर अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो उस तैयारी को एक नई पहचान देने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और एक विश्वास दिखाने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल अन्य चैनल्स पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी आपका मन करे वहां आप शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसकी सहायता से इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहचान एकेडमी के इस मंच पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अलग अलग टाइप्स के लाता रहूंगा। आपको यहाँ स्क्रीन पर जैसे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ में पढ़ाऊंगा जो करंट में है, और जो बुक्स वगैरह हैं उन चीज़ों का भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में अध्ययन करने वाले हैं वो आपके एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये मान के चलिए कि यहाँ से 101% क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि मैं साथ साथ में आपको याद कराता हुआ चलूंगा और पूर्ण विश्वास के साथ में एक ही क्वेश्चंस में आपके लगभग ये मान लीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चंस बनेंगे। उन 5 से 7 क्वेश्चंस को मैं याद करवाऊंगा। और कोई भी टीचर है जो आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता है, लेकिन याद करवाना ही एक मुश्किल काम होता है दोस्तों। तो वही काम हम करवाने जा रहे हैं। बस जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में और बीच में भी मैंने सम्मिलित किए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और चलते हैं वीडियो पर। बात करते हैं, यहां पर देखा जाए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप किसके एंगल से आप मान सकते हैं कि कौन सा मेट्रो शहर पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो ये क्वेश्चन पूर्णतः संभावित क्वेश्चन है कि जो एनटीपीसी में या किसी अन्य एग्जाम्स में, पटवारी की में, पुलिस की एग्जाम में, रीट में, किसी में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, इसका आंसर है कोलकाता, कि कोलकाता ही वह शहर है जो भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। ठीक है, अब ये वाईफाई का भी नाम पूरा पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो वाईफाई एक तरह से वायरलेस नेटवर्किंग फैसिलिटी है, यानी एक बिना तार वाली, एक नेटवर्क वाली जो एक सुविधा है जो लोगों को प्रदान की जाती है। और इसको वैसे VLAN भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VLAN भी बोला जाता है। और इस VLAN के ही थ्रू इस वाईफाई को कंडक्ट किया जाता है या चलाया जाता है। ठीक है, ये फैसिलिटी हमें VLAN के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। अब VLAN का नाम भी पूछा जा सकता है। इसका पूर्ण नाम होता है वायरलेस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, क्या होता है इसका पूरा नाम? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जो कलकत्ता है, कलकत्ता जो हमारा जवाब था कि कौन सा शहर वाईफाई सक्षम शहर बन गया है, तो उसका आंसर था कलकत्ता। और कलकत्ता के वर्तमान सीएम कौन है? तो आप सभी जानते हैं, ममता बनर्जी हैं जो कलकत्ता की वर्तमान सीएम है। और इसके अलावा जो ये कलकत्ता है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जगदीप धनकर यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर हैं। जगदीप धनकर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कोलकाता की बात। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि हम सीएम वगैरह देख लेते हैं। मुंबई, तो महाराष्ट्र की राजधानी है आपका मुंबई, और मुंबई के जो सीएम है वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी हैं, और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में आप सभी को याद होगा कि सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। एंड जो उपराज्यपाल हैं वहां से अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और जो उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है
राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में भैया, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई के जो सीएम हैं इस टाइम पर, ये हैं के पल्लानी स्वामी। कौन है इस टाइम पर? के पल्लानी स्वामी वर्तमान में चेन्नई के सीएम हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान के गवर्नर हैं। चेन्नई के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ में कन्वर्ट की है, ऑप्शंस को भी क्लियर किया है, तो बड़ा मजा आने वाला है। और रिवीजन का यही होना चाहिए सिस्टम कि आप एक छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर कोई अक्षर भी पकड़ते हैं, कोई शब्द भी पकड़ते हैं, तो उसके बारे में आपको विश्लेषणात्मक जानकारी, एक फुल जानकारी, फुल डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। तो वही हम आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से है? मेरी बात मानिए कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चर्चा में रहा और एक ही देश में नहीं, 2-3-4 देशों में लगातार इसका जो प्रभाव है वो बढ़ता गया था। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको पता हो तो इसका आंसर होगा येलो वेस्ट आंदोलन, जिसमें आप लोगों ने टीवी न्यूज में या अखबार में कहीं पर भी देखा होगा। जितने भी आंदोलन करता थे वो सभी पीले कलर की ड्रेस को पहन करके आए थे और उन्होंने प्रोटेस्टिंग की थी। तो ये कौन से देश से संबंधित है? इसका जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस, आपको पता है कि फ्रांस कहां पर है? आपके यूरोप महाद्वीप में है फ्रांस। ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है और फ्रांस की राजधानी क्या है भैया? फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या नाम, राजधानी का नाम है पेरिस, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान हो तो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे जो शब्द हैं, अखंडता वाले शब्द जो हैं, वो अखंडता और बंधुता जैसे शब्द हैं, इन शब्दों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, जो कि 1789 में हुई थी। आप सभी को ध्यान होगा। तो वहां उस टाइम पर इन शब्दों का ज्यादातर यूज किया गया था। उन्हें ही प्रस्तावना में अखंडता और बंधुता शब्द को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, वो भी फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें फ्रांस के वर्तमान पीएम कौन है? तो वर्तमान पीएम है जीन कोस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स वर्तमान में कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना, तो ये याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या बन सकता है फ्रांस के साथ में? फ्रांस के साथ हमारे अक्सर युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं और इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन बनता है तो युद्ध अभ्यास के बारे में ही पूछ लिया जाता है। आप लोगों को याद करने की जरूरत है, जो अभी अभी वर्तमान में जो फ्रांस के साथ में युद्ध अभ्यास हुआ वो था शक्ति 2019। ठीक है, उसका नाम क्या था युद्ध अभ्यास का? तो याद रखना है कि शक्ति 2019 जो युद्ध अभ्यास है वो किस देश के साथ में हुआ था। इसके अलावा शक्ति के 8 युद्ध अभ्यास हो चुके हैं, शक्ति ही नाम से, फ्रांस के साथ में ही। ठीक है, इसके अलावा शक्ति के अलावा बात करें कि वरुण युद्ध अभ्यास है, जो भी हमारा फ्रांस के साथ में हुआ था, भारत के साथ में, भारत और फ्रांस के बीच में। अमेरिका के साथ में अभी फरवरी 2021 में होने वाला है, ये याद रखना। यूएसए के साथ में फरवरी 2021 में अभी एक युद्ध अभ्यास होने वाला है, जिसका नाम भी युद्ध अभ्यास ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना कि यूएसए के साथ में अभी एक युद्ध अभ्यास होने वाला है और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो उस युद्ध अभ्यास का नाम भी युद्ध अभ्यास ही है। ठीक है, और ये कब होगा? फरवरी 2021 में होगा। हो सकता है इसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम अगले यूएई की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यूएई से संबंधित कौन से करंट क्वेश्चंस बन रहे हैं? तो अभी अभी क्या किया है यूएई ने? इजराइल एक देश है, आप सभी जानते हैं कि इजराइल एक देश है और इजराइल के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आपका यूएई पहला देश बन गया है। ठीक है, सवाल का जो जवाब था वो तो था आपका फ्रांस। अभी हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो ये जो है इजराइल के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश बन चुका है। ठीक है, खाड़ी देश है। इसके अलावा और देश हैं, जो अन्य देश तो आ चुके हैं, लेकिन खाड़ी देशों की लिस्ट में ये पहला देश है जो कि यूएई के साथ में शांति समझौते में शामिल हो गया है।
हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें कि यूएई में अभी हाल ही में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं, नेचुरल गैस के भंडार खोजे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए याद रखना है। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी यूएई की राजधानी है, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी यूएई की राजधानी है। और इसके अलावा बात करें तो यूएई का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई, आपके सपनों का शहर दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका और यूएई के बीच में भी एक युद्ध अभ्यास चला था जिसका नाम था अमेरिका यानी यूएसए और यूएई के बीच में एक युद्ध अभ्यास चला था जो काफी इंपॉर्टेंट रहा था। उसका नाम था आयरन यूनियन 12 यानी आयरन यूनियन 12। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कतर की बात करें तो दोस्तों कतर के बारे में अगर हम डिटेल देखते हैं तो कतर है जो कतर ने क्या किया है, अभी अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा, जो पेट्रोलियम तेल निर्यातक देशों का जो एक संगठन है ओपेक जिसका नाम है, वहां से इसने अपने आप को हटा दिया है, यानी यहां से इसने सदस्यता को हटा लिया है। और कतर की राजधानी कौन सी है? तो कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा कतर की राजधानी है। मुद्रा है जो रियाल मुद्रा है। और इसके अलावा जो विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है वो तो यूएई में खोली जाएगी। दोस्तों ये याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट भी है और अभी चर्चा का विषय भी बना था। ठीक है, बात करें हम तुर्की की तो तुर्की में क्या है कि अमेरिका ने मिसाइल रक्षा परीक्षण जो तुर्की पर एक प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। और इसमें क्या है कि जो तुर्की है वो अभी क्या है मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद कर रहा था, तो उस पर इसने तुर्की पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। और तुर्की की राजधानी याद करना है आपको, अंकारा इसकी राजधानी है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा राजधानी है। तुर्की के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि तुर्की एकमात्र ऐसा अकेला मुस्लिम राष्ट्र है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो हाल ही में जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है उनका नाम है जिम यंग किम। ठीक है, जिम यंग किम इनका नाम है। और जो विश्व बैंक है, पहले विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, WB की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। स्थापना कब हुई? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, और बात करें सदस्य देशों की तो 189 सदस्य देश हैं। और इस वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड माल्पास इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और एमडी कौन है? तो अंशुला कांत हैं जो कि इसकी एमडी हैं वर्तमान में। तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिएगा कि एग्जाम में इनका दोहराव हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों कि पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम काफी चर्चा में रहा और काफी इंपोर्टेंट भी है, ये मान लेना क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन 18 का नाम रखा गया है वंदे मातरम एक्सप्रेस के नाम से इसको रखा गया है। यहां हम बात करें वंदे मातरम एक्सप्रेस की तो इसे ट्रेन 18 का जो नया नाम है वो वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा गया है। और इसके बारे में और चीजें देखते हैं कि जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है ये क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली से सीधा वाराणसी या वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में ये चलेगी। 160 इसकी अधिकतम सीमा है। और मेक इन इंडिया के तहत पहली बार बनने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस है। और 25 सितंबर जो आपका मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया योजना है जो कि कब लागू हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है। तो उसी के तहत पर वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन 18 जो है संचालित की गई है। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं कि दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है वो कौशल विकास से संबंधित योजना है। ठीक है, और क्यों संबंधित है कौशल विकास से? क्योंकि यह आपको ध्यान होगा पहले 2 प्रकार की योजनाएं चला करती थी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास निगम मिशन और इसके अलावा ग्रामीण आजीविका विकास मिशन।
तो ठीक है, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के उनका नाम रख दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्योंकि वो जो आजीविका विकास से संबंधित योजनाएं थी, यानी उनमें बेरोजगार लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाता था, एंड उसके बाद में उनको फॉर्मेटिंग के तहत उनको जॉब दिया जाता था, ठीक है, उनका कौशल विकास करके, ठीक है। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो आपका राष्ट्रीय और ग्रामीण शहर आजीविका विकास मिशन के तहत इसका नया नाम रखा गया है। आगे बात करें तो निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटाने वाला देश है आपका इजराइल, इसका आंसर होगा राइट इजराइल। एंड इजराइल की राजधानी की बात करें तो इजराइल की राजधानी कौन है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है वर्तमान में। और अभी बात करें राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो रेवेन रिवलिन वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इजराइल के। प्रधानमंत्री कौन है जिनके बारे में अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इस यहाँ के पीएम हैं इजराइल के। अब बात करें इसके अलग ऑप्शंस की, जैसे कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत में क्या है, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है आपका तेहरान, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अमेरिका के निम्न में से किस देश के साथ में हाल ही में सीमा विवाद चर्चा में रहा है? ठीक है, अमेरिका का किस देश के साथ में सीमा विवाद चर्चा में रहा? तो मैक्सिको के साथ में ये चर्चा में रहा था। और मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको नगर ही है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है मैक्सिको नगर, ठीक है। ये भी याद रखना क्योंकि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाने के लिए अभी डेविड बेसली को नामित किया गया है, ठीक है। डेविड बेसली को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। और बात करें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो इसकी स्थापना है वो 1961 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। और रोम कहां पर है? इटली की राजधानी है रोम। वर्तमान में इसके सदस्य देश टोटल 88 हैं, ठीक है। और डेविड बेसली को इसका वर्तमान में जो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चलाने के लिए चुना गया है, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये सवाल है अगला, ऐसे पूछ लिया जाता है और ये इसको कई बार पूछ लिया है यार। मैंने कई सारी जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं कि पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स हैं, उन सभी में इस क्वेश्चन को देखा है। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ऐसा जाने क्या है इस क्वेश्चन में, आपको याद रखना है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो करोड़ भाग है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला जो भाग है वो करोड़ भाग है जो लोहा और निकल का बना होता है। लोहा और निकल का बना होता है, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं कि जो आपका निम्नलिखित में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक भाई साहब चीन है। और चीन के बाद में दूसरे नंबर पर है आपका अमेरिका, और तीसरे या चौथे नंबर पर है आपका भारत, क्योंकि भारत है जो आगे ऊपर नीचे होता रहता है। तीसरे नंबर पर ही वर्तमान में रैंकिंग के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बार बार पूछा गया है, दोहराया गया है, इसको 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसको बैंक यूपीएससी की जैसी एग्जाम में, पटवारी की एग्जाम में, इसके अलावा पुलिस की एग्जाम में, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस और कई सारी पुलिस की एग्जाम्स में इसको पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है, इस संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वो भी बाल गंगाधर ने ही लिखी है, ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक होम इन द वेदों का जो आर्कटिक घर है वो उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है, वेदों के बारे में, वेदों के रहस्य के बारे में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही
उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था, यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, इसको गदर कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर आपकी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई थी। और इसकी डेट आपको याद रखनी है, 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1948 को इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था दामोदर नदी से। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका नाम है, जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाती है। अगले बात करें 16वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, तारापुर परमाणु संयंत्र है जो भारत में पहली बार परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। और यह भी याद रखना है कि यह अमेरिका के संयोग से स्थापित किया गया था और 1969 में इसको स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर जिले के अंदर। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगरा शहर को किसने बसाया है? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया है, जिनका बचपन का नाम था निजाम खान। ये याद रखना आप लोगों को, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले भी, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, ये याद एक बार रिपीट कर लेना, मेरे वीडियोस को बार बार देख लेना, क्योंकि कंपलसरी है, ये अनिवार्य रूप से इनको देखना जरूरी है, क्योंकि आपके 101% पूरे दिल के साथ में इस बात को, दावे के साथ में मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, आगरा शहर को निजाम खान ने बनाया, यानी सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1504 में बनवाया था। ठीक है, और बहलोल लोदी का बेटा है, आप सभी को पता हो तो, सिकंदर लोदी। और जो सिकंदर लोदी हैं, इनके बेटे का नाम क्या है? इब्राहिम लोदी है। इनके जो वंशज आएंगे अगले, वो इब्राहिम लोदी आएंगे। ठीक है, और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो दिल्ली के लोदी गार्डन में बना हुआ है। ठीक है, बादलगढ़ का किला भी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। ठीक है, मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 1517 में। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 की। तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस में लिखा गया है? ठीक है, तो ये मुंडको उपनिषद के ग्रंथ में लिखा गया है, सत्यमेव जयते को। और आप सभी जानते भी हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है इस वजह से। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो अशोक की शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है प्यारे भाइयों? ब्राह्मी लिपि है, अशोक के सभी शिलालेखों की लिपि है। ठीक है, एक दो लिपियों को छोड़ के सभी शिलालेखों में अशोक की ब्राह्मी लिपि काम में ली गई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है गोलमेज सम्मेलन, बार बार कह रहा हूं, याद करके ले जाना। मैं इसके तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको बता देता हूं। पहली बात करते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है, वो कहां हुआ था? वो लंदन में हुआ था प्यारे भाइयों, लंदन में इसका आंसर सही है। 1930 में हुआ था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी ने पहली बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और इसी में पहली बार इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे अकेले BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों में भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा BR अम्बेडकर ने कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की जो डिमांड की थी वो भी कौन से सम्मेलन में की थी? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की थी। तो इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अच्छा कर लेंगे, आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों आप लोग साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है मेरे भाई, फुल सपोर्ट देना है। ठीक है, और नेक्स्ट सेट में लेकर आता रहूंगा, पर डे 2 सेट्स आएंगे, आपको कंप्लीट करना है। अभी आज ही मैंने स्टार्ट किया, इसलिए 20 क्वेश्चन ही, फिर नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे क्वेश्चन और ज्यादा संख्या में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।